हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 2021 के बीएड एंट्रेंस पेपर का जो सोशल स्टडीज़ का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट जिसमें 50 जनरल क्वेश्चंस थे वो अपलोड कर दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ जाए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बीएड सोशल स्टडीज़ का सेकंड पार्ट यानी समाजी उलूम का हिस्सा दोम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 में है, मार्टिन लूथर का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर होगा बी जर्मनी। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था और ये रोमन कैथोलिक चर्च का पादरी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, तारीख़ किसी मुल्क की याददाश्त होती है, हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ अ नेशन। ये कौल किसका है? ऑप्शन ए वोल्टेयर, बी विंस्टन चर्चिल, सी थॉमस सोवेल, डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, थॉमस सोवेल। ये थॉमस सोवेल एक अमेरिकन ऑथर है जिसने कहा था कि हिस्ट्री इज़ द मेमोरी ऑफ अ नेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, यूरोप के किस मुल्क से सबसे पहले सनअती इनकलाब शुरू हुआ? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी ब्रिटेन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1760 से 1820-40 के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था वो शुरू हुआ था अमेरिका में और ब्रिटेन में। तो अमेरिका तो खैर यूएसए का पार्ट है, तो यूरोप में ब्रिटेन हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर कौन थे? यानी आईएनसी के सबसे कम उम्र सदर कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए दादा भाई नेहरू, बी हकीम अजमल खान, सी मोहम्मद अली जौहर, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस वक्त सदर बने थे उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी और वो सबसे कम उम्र सदर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 1888 में हुई थी और वो सदर बने थे 1923 में। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किस गवर्नर जनरल के दौर में मंजूर हुआ? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। ये लॉर्ड लिटन ये भारत का वायसरॉय था 1876 से 1880 तक। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लोकल जो प्रेस का एक्ट था जिसमें प्रेस और मीडिया से मुतालिक कानून बनाए थे, कोई सरकार के ख़िलाफ़, ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ कुछ न लिखे। तो इससे रिलेटेड 1878 में यह कानून पास किया और उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन जब वायसरॉय बना तो उस वक्त 1881 में इस एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। डैश पर अपनी फ़तह की याद में मुग़ल बादशाह अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा तामीर कराई थी। ऑप्शन ए गुजरात, बी दिल्ली, सी आगरा, डी अहमदनगर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा गुजरात। जब गुजरात में अकबर बादशाह ने फ़तह पाई थी तो उसकी खुशी में विक्ट्री गेट यानी फ़तह का दरवाज़ा बनाया था फ़तेहपुर सीकरी में, जिसका नाम रखा था बुलंद दरवाज़ा। और बादशाह अकबर ने गुजरात फ़तह कब किया था? 1573 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, मशहूर वारंगल किला का ताल्लुक़ दर्ज झेल में से किस सल्तनत से है? ऑप्शन ए काकतीयास, बी दिल्ली सुल्तान, सी चालुक्यास, डी चेरा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए काकतीयास। काकतीयास का सल्तनत ये वारंगल किला था जो तेलंगाना में है। उसके बाद दूसरा है दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान की सल्तनत दिल्ली, आगरा, लाहौर और बदायूं और दौलताबाद रहा है। उसके बाद चालुक्यास है,
तो चालुक्यास का दारुस्सल्तनत बादामी रहा है जो कर्नाटका में है, और चेरा का दारुस्सल्तनत करूर था जो तमिलनाडु में है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। बर्तानिया की फ्रांस और स्पेन के साथ ट्रेफल्गर की जंग कब हुई? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1805 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। राजा राम मोहन राय का ताल्लुक डैश से है? ऑप्शन ए आर्य समाज, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्मो समाज, डी सत्यशोधक समाज। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी ब्रह्मो समाज से ताल्लुक़ था राजा राम मोहन का, जो 8वीं क्लास के एनसीईआरटी के एसएसटी की बुक में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दर्ज झेल में से किस जमींदारी बंदोबस्त में हर किसान जो ज़मीन जोत रहा था उसे ज़मीन का मालिक मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की जाती थी और ज़मीन की आमदनी का ताल्लुक पैदावार की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़मीन के रकबे की बुनियाद पर किया जाता था? हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए महालवाड़ी बंदोबस्त, बी मुस्तकिल बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में से किस इदारे का क़याम किया? हमारे पास ऑप्शन है ए कलकत्ता मदरसा, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सी संस्कृत कॉलेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया था, भारत और आसपास का जो इलाका है उस पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पिट्स इंडिया एक्ट कब मंजूर हुआ? ऑप्शन है ए 1773, बी 1780, सी 1784, डी 1786। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी कहते हैं, जो ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट उसके नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वुड डिस्पैच के ज़रिए हिंदुस्तान में अपनाई जाने वाली तालीमी पॉलिसी का खाका कब पेश किया गया? ऑप्शन है ए 1833, बी 1852, सी 1857, डी 1854। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी 1854। वुड डिस्पैच की तालीमी पॉलिसी क्या थी? उसमें यह था कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें लोकल लैंग्वेज में तालीम दी जाएगी, जो अपर प्राइमरी है या हायर एजुकेशन तो इंग्लिश में दी जाएगी, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल की तालीम है वो लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। वूलर झील यानी वूलर लेक किस सूबा में वाक़ है? हमारे पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जम्मू और कश्मीर। वूलर लेक ये जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है हिंदुस्तान की ज़मीनी सरहद मशरिक़ में किस मुल्क से मिलती है? पूरब की तरफ हिंदुस्तान की सरहद किस मुल्क से मिलती है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफ़गानिस्तान, डी पाकिस्तान। तो सिंपल सा आंसर होगा आंसर बी बांग्लादेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 66। दर्ज झेल में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ों से निकलती है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी ताप्ती, डी गोदावरी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए नर्मदा। नर्मदा मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ों से निकलती है। दूसरी नदी है ताप्ती। ताप्ती भी मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन यह सतपुरा रीजन से निकलती है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश पर्वत से
तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आती है। उसके बाद है गोदावरी, तो गोदावरी ये आपका महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67, मौजूदा वक्त में किस मकाम पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ऑप्शन है हमारा चेरापूंजी, बी सिलचर, सी मासिनराम, सी गुवाहाटी। तो हमारे पास ऑप्शन है मासिनराम। मासिनराम मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68। क्वेश्चन नंबर 68 में है, हिंदुस्तान में जंगली हैवानात की हिफाजत का कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब नाफिज किया गया? तो हमारा ऑप्शन है ए 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1976। तो ऊपर ही सवाल में ही जवाब दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी 1972। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सिनकोना के दरख्त उन इलाकों में पाए जाते हैं जहां कम से कम डैश बारिश होती है। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, बी 70 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए 100 सेंटीमीटर। जो सिनकोना के दरख्त हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है, तो वहाँ इसकी उपज होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। 2011 के आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत डैश है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो सिंपल सा सवाल है, डी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दर्ज झेल में कौन सा नॉन रिन्यूएबल यानी गैर काबिल तजदीद वसाइल नहीं है? गैर काबिल तजदीद वसाइल मतलब जिनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो हुआ गैर नाकाबिल तजदीद। तो जो नहीं है मतलब वो उसको दोबारा तजदीद किया जा सकता है, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए कोयला, बी यूरेनियम, सी पेट्रोलियम, डी पेड़ और पौधे। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी के डी गैर काबिल तजदीद नहीं है बल्कि काबिल तजदीद है, क्योंकि कोयला एक बार इस्तेमाल कर लिए ख़त्म हो गया, यूरेनियम भी एक बार इस्तेमाल कर लेंगे ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम एक बार इस्तेमाल करेंगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पेड़ और पौधे को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लकड़ी बना सकते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं उससे, तो बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 में दर्ज झेल में से कौन सा पहाड़ी स्टेशन रियासत हिमाचल प्रदेश में वाक़ है? ऑप्शन ए कुफरी, ऑप्शन बी डलहौजी, सी पालमपुर, डी इनमें से सभी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी। ये सभी पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है। ये कुफरी की पहाड़ी ये शिमला में है, और डलहौजी ये चंबा ज़िले में है, और पालमपुर भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में है दर्ज झेल में से कौन सी फसल रबी की फसल की मिसाल नहीं है? मतलब इसमें से 3 रबी की मिसाल की फसल होंगी, एक रबी की नहीं होंगी यानी खरीफ वगैरह की होंगी। ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए गंदम, बी चना, सी चावल, डी सरसों। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चावल। चावल ये रबी की फसल की मिसाल नहीं है बल्कि ये खरीफ की मिसाल है। गंदम, चना, सरसों ये सभी रबी की फसलें हैं। अभी एक बार देख लेते हैं कि रबी का मौसम, रबी की फसलें किनको कहा जाता है? जो अक्टूबर दिसंबर में लगाया जाता है और अप्रैल से जून तक उसकी कटाई होती है। इसी तरीके से जो खरीफ की फसलें हैं वो जुलाई और अगस्त में लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। उसके बाद एक जायद भी होता है जो गर्मी के मौसमों में जिसकी उपज होती है, तो उसको जायद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। हिंदुस्तान की किस रियासत में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन वाक़ है? ऑप्शन ए आसाम, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है। इसके अलावा तमिलनाडु में, राजस्थान में और मद्रास में भी एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिलहाल आसाम, कर्नाटका और उड़ीसा में कोई एटॉमिक पावर स्टेशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। प्लेट टेक्टोनिक्स का नज़रिया दर्ज झेल में से किसने दिया था? प्लेट टेक्टोनिक्स का नज़रिया था कि जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, जिसकी वजह से ज़लज़ले वगैरह आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स का नज़रिया दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर। उसके अलावा H.H. हेस हैं, इन्होंने भी प्लेट टेक्टोनिक्स के आगे काम किया है, जिसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का नज़रिया दिया है। उसके बाद W.J. मॉर्गन हैं, इन्होंने भी काम किया है इसी पे, प्लेट टेक्टोनिक्स पे ही। लेकिन जो नज़रिया दिया था प्लेट टेक्टोनिक्स का, ये अल्फ्रेड वेगनर हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 76 में है, ओजोन की परत डैश में पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है हमारी फ़िज़ा में, वो किस लेयर में पाई जाती है, किस सतह में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रोपोस्फेयर, बी मीसोस्फेयर, सी थर्मोस्फेयर, डी स्ट्रेटोस्फेयर। तो सबसे पहले तो हमारे जो ज़मीन का जो फ़िज़ाई हिस्सा है तो उसके 5 लेयर्स हैं। एक है ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, जो तकरीबन 10 किलोमीटर तक के दायरे में है ऊंचाई में। उसके बाद होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, जो 11 से 18 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक दूरी, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें इसी लेयर में होती हैं। उसके बाद मीजोस्फेयर होता है, फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो जो ओजोन लेयर होती है ये होती है हमारी 11 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर का दायरा है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। तालीम को किस साल रियासती फहरिस्त स्टेट लिस्ट से हटाकर मुश्तरका फहरिस्त यानी कंकरेंट लिस्ट में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास 1972, बी 1974, सी 1976, डी 1977। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। हिंदुस्तान में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट कब नाफिज किया गया? ऑप्शन है ए 4 अगस्त 2009, ऑप्शन बी 10 अगस्त 2009, सी 1 अप्रैल 2010, डी 10 अप्रैल 2010। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79। सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिया राज्यसभा में कितने अरकान को नामज़द किया जाता है? ऑप्शन ए है 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 12 अफराद को, राज्यसभा के 12 अफराद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नामज़द कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80। तमहीद यानी प्रियम्बल को आईने हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी NK पालखीवाला, डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हमारा सही ऑप्शन होगा NK पालखीवाला, ऑप्शन नंबर सी NK पालखीवाला। NK पालखीवाला ये एक फेमस बैरिस्टर भी थे, जूरिस्ट भी थे और इकोनॉमिस्ट भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81। 81 में है आईने हिंद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किस दफ़ा आर्टिकल के तहत हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट को कायम किया गया?
ऑप्शन है दफ़ा 24, बी दफ़ा 124, सी दफ़ा 224, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, दफ़ा 124। दफ़ा 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट यानी क़याम की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किस साल कायम किया गया? ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992 और डी 1993। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1993। 1993 में कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का क़याम किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, हिंदुस्तान में पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ कायम की गई? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी बम्बई, डी दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मद्रास। मद्रास में 29 सितंबर 1688 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क़याम हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। हिंदुस्तान के आइन में कितने बुनियादी फ़राइज़ हैं? तो बुनियादी फ़राइज़ जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, हमारे हिंदुस्तान के आइन में ये 11 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसके हमारे आइन के अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो 11 हैं और फंडामेंटल राइट्स ये 6 हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में है, आईन हिंद की कौन सी दफ़ा आर्टिकल बैनुल अक़वामी अमन सलामती फ़रोग़ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ है? ऑप्शन ए दफ़ा 41, ऑप्शन बी दफ़ा 43, सी दफ़ा 51, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दफ़ा 51, जिसके अंदर बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बात की गई है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 17वीं लोकसभा इंतखाब किस साल हुआ? ऑप्शन ए 2009, बी 2014, सी 2016, डी 2019। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2019। 2019 में 17वीं लोकसभा इंतखाब हुआ था। अब जो अब होगा 2024 में, यह 18वीं लोकसभा इंतखाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। लोकसभा में किसी भी एक पार्टी को मेंबरान की अक्सरियती हमायत हासिल न होने की सूरत में दो या दो से ज़्यादा सियासी पार्टियों के इत्तिहाद से बनाई गई हुकूमत को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए मखलूत हुकूमत, बी आज़ादाना हुकूमत, सी इनफरादी हुकूमत, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मखलूत हुकूमत, जिसमें कोलिजन की गवर्नमेंट होती है, कई सारी पार्टियां मिला करके सरकार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, मुकम्मल इनकलाब का नारा किसने दिया था? यानी टोटल रिवोल्यूशन या संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भगत सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी जयप्रकाश नारायण। एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जेपी आंदोलन के नाम से, जेपी मूवमेंट, जो 1974-75 में ख़ास तौर पर, और ये ख़ास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत थी उनके ख़िलाफ़ था, जिसके नतीजे में 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 में है, हिंदुस्तान में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, बी 26 जनवरी 2017, सी 1 नवंबर 2016, डी 15 अगस्त 2016। तो ये 2017 में तो हुआ था। अब 1 जुलाई या 26 जनवरी में से 1 जुलाई 2017, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी नाफिज की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हुकूमत हिंद ने नोटबंदी
डीमोनेटाइजेशन का ऐलान कब किया था? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2016, बी 8 नवंबर 2016, सी 16 नवंबर 2016, डी 16 अक्टूबर 2016। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 8 नवंबर की रात को नोटबंदी का ऐलान किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ का हेड ऑफिस किस शहर में है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जेनेवा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। हिंदुस्तान में आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के अमल की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1995। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1991। 1991 में ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। किसने कहा कि माशियात इंसानी फलाह बहबूद की साइंस है? तो इकोनॉमिस्ट ही हैं सारे। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी अल्फ्रेड मार्शल, सी रॉबिन्स, डी सैमुएल्सन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि माशियात इंसानी फलाह व बहबूद की साइंस है। ये अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स ये तो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, इंग्लिश इकोनॉमिस्ट। उसके अलावा एडम स्मिथ ये स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट हैं, और इसी तरीके से सैमुएल्सन ये अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कुल्ली माशियात यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका मुताला किया जाता है? ऑप्शन ए कौमी आमदनी, बी मुकम्मल रोज़गार, सी कुल पैदावार, डी इनमें से सभी। तो कुल्ली माशियात में इनमें से सभी का मुताला किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन का क़याम कब अमल में आया? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, बी 15 अगस्त 1950, सी 15 नवंबर 1950, डी 15 दिसंबर 1950। हुआ था 1950 में ही था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 95 का ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का अमल में आया था कि 5 साल तक के लिए मुल्क की तरक्की के लिए क्या लाए अमल पेश किया जाएगा, वो 5 साल तक के लिए मशवरा होता था। तो उस प्लानिंग कमीशन को जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका क़याम किया था। लेकिन उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हिंदुस्तान में किस तरह का माशी निज़ाम यानी इकोनॉमिक सिस्टम है? ए सोशलिस्ट या समाजवादी माशी निज़ाम, बी सरमायादाराना माशी निज़ाम, सी मखलूत माशी निज़ाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा मखलूत माशी निज़ाम यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हमारे मुल्क में चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में है एक समाजवादी माशी निज़ाम में दर्ज झेल में से किस पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है? ए माशी आज़ादी पर, बी पैदावार की महारत पर, सी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, डी अवामी मिल्कियत और अवामी बहबूदी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समाजवादी माशी निज़ाम में अवामी मिल्कियत और अवामी बहबूदी पर ज़ोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। किसी मुल्क की तरक्की आमतौर पर मुतय्यन होती है? किस चीज़ से किसी मुल्क के अंदर कितनी तरक्की है उसको कैसे तय किया जाता है, कैसे मुतय्यन किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास उसकी फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम के ज़रिए, बी उसकी औसत ख़वानदगी एवरेज लिटरेसी कितना औसत पढ़ा हुआ है देश, उसके बाद ऑप्शन सी वहाँ के लोगों की सेहत के हालात के ज़रिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन सभी को देखते हुए मुल्क की तरक्की को
मुतय्यन किया जाता है कि ये मुल्क कितना तरक्की पजीर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदुस्तान में कागज़ का नोट पेपर करेंसी कौन जारी करता है? ऑप्शन ए RBI, बी वजारत ख़जाना, सी सेक्रेटरी ख़जाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा RBI नोट जारी करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, बैंक दर्ज झेल में से किस शरह पर RBI से कोई रकम कर्ज लेते हैं? जैसे हम लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जो भी हो 6% 7%, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब कोई बैंक RBI से कर्ज लेता है तो किस शरह पर लेता है? जो रेट होता है उस रेट को क्या बोलते हैं? सेविंग रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, रेपो रेट। तो RBI से रकम लेने पर रेपो रेट लागू होता है उस पर। तो ये थे आज के 50 सोशल स्टडीज़ के स्पेसिफिक क्वेश्चंस। इस तरह हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए। तो आज का पेपर यही मुकम्मल होता है। इससे पहले भी मैथ का पेपर हमने सॉल्व किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, जिनको अगर देखना हो तो वो देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे सोशल साइंस वाले भी मैथ के जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं पहले पार्ट में, पहले 50 क्वेश्चंस, वो देख सकते हैं, मुफीद हो सकता है उनके लिए भी, तो वो ज़रूर देखें। इसके अलावा जिनको मैथ के स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने हैं तो वो चैनल पर जाकर देख लें। और इसके अलावा आगे भी हम दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।